नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पर रीट की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि करंट का एक टॉपिक 1-2 दिन में या फिर रोज़ मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, हिंदू में एक आर्टिकल आया है, भारत चाइना वर्तमान में जो संबंध है उससे रिलेटेड। तो उस जो आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है वो तो बहुत वाइड है, उसका मैंने पर्सनल नोट्स थोड़ा सा तैयार किया है। तो आपको उसका ड्राफ्ट यहाँ पे समझा देती हूँ कि इतना डीप अपन नहीं जाएंगे, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे देश में क्या हो रहा है। तो उसी के लिए मैंने ये तैयार किया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं, भारत चाइना वर्तमान संबंध। अब सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि भारत और चाइना में डिस्प्यूटेड मैटर हैं क्या। सबसे पहले तो देखो, मसूद अजहर, मतलब ऊपरी ऊपरी ऐसे तो बहुत सारे बॉर्डर से रिलेटेड तो हैं ही है, वो अपन सबको पता है, लेकिन कुछ और भी मुद्दे आजकल चल रहे हैं। जैसे मसूद अजहर, वो पाकिस्तान का एक आतंकवादी है, उसे हम एक नेशनल टेररिस्ट, इंटरनेशनल टेररिस्ट जो घोषित करवाना चाहते हैं, वो घोषित करवाना चाह रहे थे बहुत, मतलब पिछले 2-3 सालों से लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, हमेशा उस पर अड़चन लगा देता है कि मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उनमें उनके जो 5 मेंबर हैं जिनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है, उनमें से चाइना भी एक है ना। तो ये चाइना एक है, तो चाइना क्या करता है, इन सब के पास में वीटो पावर प्राप्त है ना। तो अगर किसी भी चीज़ को ये मतलब पास करवाना चाहते हैं यूएन में, तो क्या करते हैं, उन 5 की परमिशन इसमें ज़रूरी होती है ना। तो उसमें हम चाइना क्या करता है, उसमें जब भी हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करना चाहते हैं, वो उसमें अपने वीटो का प्रयोग कर देता है। मतलब यूएन के मोस्टली राष्ट्र उस पर सहमत हो जाते हैं करने के लिए, जैसे अमेरिका अपने साथ होता ही है, रसिया अपने साथ होता ही है ना। इसके अलावा जर्मनी जो है वो भी अपना साथ दे देता है, ब्रिटेन भी दे देता है ना। लेकिन ये क्या करता है, ये अब लगाता है बीच में अड़चन चाइना, है ना। और ये क्या करता है, मसूद अजहर को आज तक उसने मतलब वो टेररिस्ट की सूची में डालने से अभी तक रोका है। तो एक वो मुद्दा है। दूसरा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की मेंबरशिप को रोकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को सदस्यता प्राप्त होनी थी। अमेरिका ने आगे से हमें मतलब ये चीज़ के लिए बोला, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हमारी सदस्यता के लिए आगे से अमेरिका प्रस्ताव लेके आया था, लेकिन चाइना ने क्या किया, उसमें वीटो का प्रयोग कर दिया। इसमें क्या है दोस्तों, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अगर हमें इसकी सदस्यता प्राप्त हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि हमें न्यूक्लियर के मतलब जो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी सप्लाई हम लोग कर सकेंगे। तो ये तो नहीं है ना, न्यूक्लियर से हमेशा हम बम ही बनाते हैं, ये बम बनाने के लिए है भी नहीं, अन्य जो उपयोगी चीज़ें हैं उसमें हम उपयोग इसका कर सकते हैं। परंतु चाइना हमेशा इस पे एक पाबंदी लगा देता है। वो कहता है कि भारत के पास पहले से परमाणु बम है और भारत इन चीज़ों के लिए इस मेंबरशिप का दुरुपयोग करेगा, है ना। यह कह के भारत एनएसजी में हमें सम्मिलित होने से हमेशा रोक लगा देता है। इसके अलावा ट्रेड गैप जो है दोस्तों, कि भारत और चाइना के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा है ना। हमारा सबसे बड़ा व्यापार में भागीदार चाइना ही है आज के काल में, है ना। लेकिन अब तो जैसे हमने ये जो सेना का विवाद हुआ उसके बाद में तो हमने चाइना से बहुत हद तक व्यापार कम किया है, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रेड पार्टनर है चाइना में हमारा बहुत ज़्यादा व्यापार होता है। लेकिन दोस्तों वो व्यापार जो होता है उसमें क्या है कि हमारा आयात तो होता है बहुत ज़्यादा, है ना, और निर्यात होता है बहुत कम, है ना। तो उससे हमें बहुत मतलब इसे ही कहते हैं ट्रेड गैप, कि मतलब या तो आयात निर्यात लगभग बराबर से हो, कुछ 19-20 का फ़र्क हो, उससे असर नहीं पड़ता। लेकिन चाइना से क्या होता है, हम आयात तो बहुत ज़्यादा करते हैं और निर्यात बहुत कम करते हैं। आयात ज़्यादा क्यों हो जाता है चाइना पे, लेकिन चाइना ऐसे करता है कि अपने यहाँ पे टैक्स वैक्स बिल्कुल नहीं लेता है, और क्या करता है कि उन चीज़ों को इतनी सस्ती बना के इंडिया में लाता है कि इंडिया वाले चाहे कितना ही कोशिश कर लें, उन जितनी सस्ती चीज़ें हम बना ही नहीं सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, ट्रेड गैप हो गया, है ना। तो हम तो नॉर्मल जो लोग हैं वो तो वही चीज़ खरीदेंगे ना जो उनको मार्केट में सस्ती मिलती है। तो हम क्या करते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, चाइना का निर्यात बढ़ता जाता है। अब इंडिया कई बार कोशिश करता है कि चाइना पे मतलब जो आयात पे है, इम्पोर्ट पे हम लोग टैक्स लगा दें, लेकिन उसका फिर हम लोग क्या होता है, उसका फिर अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ट्रेड ग्रुप है उसमें विरोध होता है कि हम ऐसे किसी के ट्रेड पे मतलब कुछ नियम्स हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा टैक्स हम लोग नहीं लगा सकते। तो ये हमारे बीच में ट्रेड गैप है, इसका भी चाइना विरोध करता है। हम लोग चाइना के साथ व्यापार कम करना चाहते हैं, लेकिन चाइना चाहे कितना ही मतलब सीमा पे युद्ध लड़ता रहे, लेकिन अपने ट्रेड को कभी भी कम नहीं करना चाहता। वो हमेशा बोलता है कि व्यापारिक संबंध अलग है और सैन्य संबंध अलग है ना। एक ये विरोध हो गया, और एक है कि सबसे बड़ा और कश्मीर मुद्दे पर चीन का पाकिस्तान को खुलेआम समर्थन देना, है ना।
कि हमने कभी भी चीन के आंतरिक मैटर में दुनिया के सामने अभी तक चीन के खिलाफ कोई वक्तव्य नहीं दिया। हाँ, हमसे जो लड़ाई होती है चीन से वो अलग बात है, उसमें तो हम बोलेंगे, हम नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा, है ना। लेकिन जो चीन की आपसी लड़ाई है और देशों के साथ, जैसे साउथ चाइना सी में है, दक्षिणी चीन सागर है, उसमें है, हांगकांग के साथ चाइना का मैटर चलता रहता है ना। इसमें हम लोग कभी भी नहीं बोलते हैं चाइना के बारे में। लेकिन चाइना क्या करता है कि भारत और पाकिस्तान की जो आंतरिक लड़ाई है उसको यूएनओ में जाके उसके बारे में बोलता है ना। मतलब चीन भारत को हमेशा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नीचे से नीचा दिखाना चाहता है और खुलेआम वहाँ जाके फिर वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गई चाइना के साथ विरोध के मुद्दे, है ना, कि हमारा फ़िलहाल कौन कौन से मुद्दों पे विरोध चल रहा था। अब है इन मुद्दों पे भारत का नज़रिया, है ना। इन मुद्दों से क्या होता है कि संबंध तो बिगड़ रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे, ये तो जैसे पहले के मुद्दे हैं, है ना। तो इनसे हमारे संबंध तो ऑलरेडी बिगड़ रहे हैं चाइना के साथ में। अब भारत इन पे किस तरह का नज़रिया देता है, भारत क्या करता है चाइना के साथ। देखो चाइना का जो इन मुद्दों पे भारत का नज़रिया, ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, चाइना एक अपनी इसका एक प्रोजेक्ट है चाइना का, उसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। तो चाइना रोड के द्वारा एक ऐसी बेल्ट बना रहा है जो चाइना से लेके भारत और पाकिस्तान से होते हुए मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक जाएगी। इतनी बड़ी सड़क चाइना बना रहा है, क्योंकि चाइना एक स्थलबद्ध देश है। आप सबको चाइना का मैप तो पता ही होगा, स्थलबद्ध देश है, तो वो सड़क के माध्यम से पूरे मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक जुड़ना चाहता है। और इस प्रोजेक्ट को चाइना ने नाम दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव वो बनाएगा कब, जब ना कि जब मतलब जैसे कि भारत में से वो सड़क गुजर रही है तो भारत परमिशन देगा, जब भी तो बनाएगा ना वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, है ना। लेकिन भारत उसके इस बात का विरोध करता है कि भारत ने, बहुत सारे देश चाइना के समर्थन में है, लगभग यूरोपीय यूनियन के भी बहुत सारे देशों ने चाइना को परमिशन देती है, लेकिन भारत और अभी तक भूटान भी, है ना, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि है ना दोस्तों, चाइना की एक पॉलिसी होती है कि चाइना जैसे है ना, जिन भी देशों में रोड बनाएगा ना, तो वहाँ पे क्या करेगा कि मज़दूर भी अपने लेके आएगा, इंजीनियर भी अपने लेके आएगा, सामान भी अपना लेके आएगा, इन्वेस्टमेंट भी खुद करेगा, है ना, और प्रॉफिट भी सारा खुद ही ले जाएगा। तो भारत को क्या फ़ायदा हुआ भाई, अगर अमेरिका की कोई कंपनी अपने भारत में आके कंपनी खोलती है, फैक्ट्री खोलती है, तो हम ये तो मांगेंगे ना इनसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आप इंडिया के यूज़ करो, जो हमें नौकरी जो मिल रही है वो आप इंडिया के लोगों को दो, तभी तो हम आपको यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाने देंगे, है ना। तो अगर आप इंडिया में रोड बना रहे हो तो आप इंडिया की चीज़ें यूज़ करो, कि भाई हम पत्थर आप हमसे खरीदो, डामर हम हमसे खरीदो, तारकोल हमसे खरीदो, मज़दूर जो है मतलब काम करने वाले जो लोग हैं हमें नौकरी दो, है ना, इंजीनियर हमारे यूज़ करो। तो क्या होगा, पैसा इंडिया में आएगा। लेकिन चाइना ऐसा कभी नहीं करता, चाइना अपनी ही चीज़ें लेके आता है, अपने ही आदमी लेके आता है और उनसे अपना प्रॉफिट लेके चला जाता है ना। तो क्या हुआ कि, और फिर क्या करता है कि अगर हमारे यहाँ पे रोड वगैरह बना रहा है तो हमको ही लोन दे देता है, जैसे है ना कि पैसे नहीं है, मान लो हमारे पास तो फिर भी सही पैसे हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते। तो इन लोगों को क्या होता है कि इन लोगों को लोन दे देता है और फिर उसकी खुद की ही पॉलिसीज़ होती हैं, है ना। तो फिर उस लोन का वो इतना ज़्यादा ब्याज उनसे लेता है कि उस ब्याज को चुकाने के लिए फिर से उन्हें चाइना से लोन देना पड़ता है। आप देख रहे होंगे श्रीलंका की, पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त कितनी भयानक है कि उनके पास ब्याज को चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है ना। तो इंडिया को ये डर है कि अगर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव भारत में आता है तो इससे भारत को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से ना चाइना अपने दुष्चक्र में फंसाने की कोशिश हमें करेगा। तो भारत की ये आंतरिक प्राइवेसी जो है हमारी, उसका हनन भारत इसे मानता है, इसलिए भारत इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि बेल्ट और रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में दोस्तों जो शर्तें वगैरह होती है ना, जो मतलब हर एक प्रोजेक्ट का एक अपना ड्राफ्ट होता है ना, खाका होता है, तो वो चाइना कभी भी खुलेआम नहीं दिखाता है। मतलब चाइना अपनी पॉलिसीज़ को छुपा के रखता है। तो भारत ये कहता है कि भाई हमारी मतलब संप्रभुता को इससे हानि हो सकती है ना। तो इस चीज़ का भारत विरोध करता है। दूसरा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब दोस्तों चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन तो हम सबको पता है कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। इधर अपना पाकिस्तान दुश्मन था ही और इधर चाइना भी इस बॉर्डर पे अपना दुश्मन हो गया, तो ये दोनों आपस में दोस्त बने हुए हैं। तो ये दोनों एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, है ना। इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब एक ऐसे सड़क बना रहे हैं जिससे क्या होगा कि चाइना और पाकिस्तान से होके वो सड़क जाएगी और उससे मतलब उसके किनारे किनारे इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ विकसित कर देंगे, है ना। मतलब एक कॉरिडोर बन जाएगा, इंडस्ट्रीज़ का हब बन जाएगा, है ना। और वो सड़क कहाँ से जा रही है, देखिए आप, ये जैसे ये जो अक्साई चीन आपको दिख रहा है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर दिख रहा है, तो ये जो अक्साई चीन और पाकिस्तान पीओके जो हमारा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड
कश्मीर, इससे होकर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है ना। तो भारत क्या करता है, भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि पीओके जो है, पीओके, ये आपको पीओके दिख रहा होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। यहाँ पे तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो पाकिस्तान का शासन है, और ये जो आपको अक्साई चीन लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे चीन का शासन है। हम कहने को तो हम जम्मू कश्मीर का ये वाला पूरा मैप बनाते हैं, लेकिन ये दोनों कोने अभी हमारे पास फ़िलहाल तो नहीं है। इधर वाले अक्साई चीन पे चीन ने अधिकार कर रखा है, पीओके पे पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है ना। और ये जो पीओके और भारत के बीच की लाइन है, ये कहलाती है, देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब LOC, है ना। और ये जो अक्साई चीन और भारत के बीच में लाइन है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब LAC, है ना। LAC इसे बोलते हैं चीन वाली को, और LOC किसे बोलते हैं, पाकिस्तान वाली को। ये आप याद रखिएगा, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों कि ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये हमारे पीओके से होके गुजर रहा है ना। तो पीओके से होके गुजर रहा है, तो भारत इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि भाई पीओके पाकिस्तान मानता होगा भले ही अपना अंग, लेकिन आज तक हमने पीओके को स्वयं का ही अंग माना है कि पीओके हमारा ही अंग है। इसीलिए हम कभी भी जम्मू कश्मीर का नक्शा ऐसे नहीं बनाते हैं, भारत का नक्शा कि ऊपर की उसकी मुंडी को काट दिया, अपन पूरा बनाते हैं ना भारत का नक्शा। इसीलिए बनाते हैं कि ये भारत की संप्रभुता का हनन होता है। भाई हम उन लोगों ने अभी तक, मतलब जैसे कब्जा नहीं होता, कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे रजिस्ट्री और पेपर्स इसके आज भी हमारे पास है, नॉर्मल शब्दों में अगर कहें तो ये हमारा एरिया है ना। और चाहे तो हम पाकिस्तान से इसे कब का युद्ध करके ले लेते, लेकिन हमने, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक गलती कर दी थी कि ये वो ना इस मुद्दे को UN में ले गए थे, और जहाँ UN में मुद्दा चला गया वो फिर अटक ही जाता है, उस पर ना तो कोई फैसला हो पाया और ना ही हम इसे वापस छीन पाए। नहीं तो हमने पाकिस्तान को बाद में भी तो हराया है, करगिल युद्ध में भी तो हराया है, तो चाहते तो हम ले सकते थे, लेकिन उस एक गलती की वजह से हमारा क्षेत्र आज भी पाकिस्तान के अधिकार में है, हम इसे वापस नहीं ले पा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि इस वजह से क्या है कि जो पाकिस्तान, जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये पीओके से होकर गुजर रहा है। तो भारत इसका विरोध इसलिए कर रहा है कि भाई पीओके हमारा एरिया, आपने कैसे मान लिया कि ये पाकिस्तान का एरिया, जबकि UN में अभी तक फैसला तो हुआ ही नहीं है ना इसका कि भारत का या पाकिस्तान का है। तो फिर कैसे आप हमारे एरिया में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना सकते हो। लेकिन चाइना तो ऐसी चीज़ें जानबूझ के करता है जिससे भारत को मतलब झगड़ा लगे, या फिर है ना भारत को मतलब बुरा लगे, है ना। तो इस चीज़ का भारत विरोध करता है। फिर है अक्साई चीन। अक्साई चीन मैंने आपको दिखाई दिया, ये वाला अक्साई चीन का मुद्दा, है ना। ये क्या था, हमारा एरिया था, लेकिन जो पाकिस्तान 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया और ये वाला हिस्सा हमसे छीन रखा है ना। तो ये भी हमारे बीच में विवाद का मुद्दा हो गया 1962 के बाद में, ठीक है। इसके बाद में जो डोकलाम विवाद है दोस्तों, डोकलाम विवाद जो हम सब ने पढ़ा था कि सीमा से रिलेटेड विवाद है कि हमारी चाइना बार बार ये करता है कि हमारी डोकलाम विवाद। तो दोस्तों डोकलाम एक क्षेत्र है जो भूटान, भारत और चाइना तीनों के बीच में स्थित है ना, मतलब एक ट्रायंगल बनाता है ना। तो वो भूटान का क्षेत्र है एक्चुअल में तो, और उसे क्या किया, चीन ने अधिग्रहित कर लिया। जैसे आज नहीं होता, हमारी सीमा पर खिसक आता है चीन और फिर कहता है ये तो हमारा ही एरिया था, है ना। लेकिन है ना, अब भूटान के पास में इतनी ताकत है नहीं, छोटा सा देश है भूटान। तो फिर है ना, भारत की भूटान से एक संधि हो रखी है कि अगर आप पे कोई अटैक करता है विदेशी, तो हम आपकी सहायता के लिए आगे आएंगे, उसे हमारे ही देश पे अटैक माना जाएगा। ये हमने भूटान के साथ एक संधि कर रखी है। तो जैसे ही डोकलाम पे चाइना ने अधिकार किया, भारत आगे आ गया। अब चाइना कुछ भी कहो, मतलब इंडिया से ताकतवर होगा, पर आज भी इंडिया भी चाइना को टक्कर देने में समर्थित, मतलब बराबर का है ना। भूटान जैसे देशों से वो नहीं डरता है, पर इंडिया से आज भी उसको डर लगता है। तो बहुत सारे दिन तो युद्ध जैसी स्थिति बनी रही 2017 में, लेकिन लास्ट में फिर मतलब चाइना बोलता रहा कि हम तो भूटान पे कर रहे हैं, आप क्यों बीच में आ रहे हो। लेकिन जो हमारी उसके साथ संधि हो रखी थी भूटान के तहत, इसलिए हम लोग आगे आए कि इस पे अधिकार करना आपका मतलब ये गैरकानूनी है, आप अपने क्षेत्र में जाइए। और फिर लास्ट में चाइना को हटना भी पड़ा, नहीं तो भारत उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों पे भारत का नज़रिया, मतलब हम लोग भी चीन के खिलाफ है। अब मुद्दों को सुलझाने के लिए ऐसा नहीं है हमने प्रयास नहीं किया, हमने बहुत बार प्रयास किया। जैसे कि हमने 2 तो अनौपचारिक वार्ताएं बुलाई, एक तो चीन के वुहान सिटी में। वुहान सिटी दोस्तों वही वाला सिटी है जहाँ से वायरस आया है, कोरोना वायरस। इसे इसलिए आज कई बार वुहान वायरस भी बोला जाता है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप तो इसे वुहान वायरस के नाम से ही बुलाते हैं ना। तो वुहान समिट जो हमने की थी, अनौपचारिक समिट की थी। अनौपचारिक समिट का मतलब क्या होता है कि अनौपचारिक समिट का मतलब होता है कि जिसका मतलब औपचारिक मतलब कोई फॉर्मल समिट नहीं होगी कि हम जाएंगे वहाँ पे ये बातें करेंगे और ये कहना है, ये करना है, ये साइन करने हैं, ये समझौते करने हैं। अनौपचारिक
अनौपचारिक समिट में जैसे कि मतलब हम जाए, कोई पहले से कुछ भी निश्चित नहीं होता कि हमें क्या बात करनी है, किस मुद्दे पे करनी है और क्या समझौते करने हैं, है ना। मतलब एक फैमिली की तरह जाते हैं और फैमिली की तरह बात करके आते हैं, ताकि हमारे पर्सनल रिश्ते सुधरें। इससे ये नहीं है कि हम व्यापार बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, बस अपने पर्सनल रिश्तों को सुधारने के लिए अनौपचारिक समिट बुलाई जाती है। तो वही 2 समिट हुई थी। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री तो गए थे वुहान शहर में, उसे वुहान समिट के नाम से जाना जाता है, और चीनी राष्ट्रपति आए थे हमारे यहाँ पे, उसे जाना जाता है। तमिलनाडु में हुई थी दोस्तों ये समिट, तो उसे तमिलनाडु समिट बोला जाता है। तो ये 2 समिट हुई थी जिससे हमने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। और चाइना आता भी है यहाँ पे, बहुत मीठी मीठी बातें करके जाता है शी जिनपिंग, लेकिन फिर से वो जाके वैसा ही, जैसे ड्रैगन उनका प्रतीक चिन्ह है, वो ड्रैगन जैसी ही नीति अपनाते हैं। ठीक है, अब आगे मुद्दा, ये तो हमने देख लिया मुद्दा क्या है। अब क्या हो रहा है कि अब क्या चल रहा है वो यहाँ पे बताया गया है कि एक समय था जब गुटनिरपेक्षता से काम चल जाता था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ था। एक तो रसिया ने ग्रुप बनाया हुआ था और एक बनाया हुआ था अमेरिका ने, है ना। तो रसिया कहता था कि हमारे ग्रुप में आओ, जैसे ही नए नए देश आज़ाद हो रहे थे अमेरिका कहता था हमारे ग्रुप में आओ। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और 1-2 और थे, मिस्र के प्रधानमंत्री और युगोस्लाविया के, इन्होंने मिलकर एक मूवमेंट बोल सकते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं, ये चलाया कि हम लोग किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि पहले से ब्रिटेन ने हम पर अधिकार कर रखा था। तो हमें ये लगता था कि अगर हम इनमें से किसी में शामिल हो गए तो फिर से हो सकता है हम किसी के अधीन हो जाएं, फिर से ये मतलब हमारी स्वतंत्रता का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, हो सकता है फिर से ये हमको अपने अधिकार में कर लें, क्योंकि वो उस समय बहुत पावरफुल देश थे और इंडिया तो आज़ाद ही हुआ था, है ना। तो इस डर से हमने एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया और मतलब संगठन बनाया, और वो उस समय इतना चला दोस्तों कि मतलब जो भी नया राष्ट्र आज़ाद हो रहा था वो अमेरिका या फिर रूस की तरफ जाने से अच्छा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो रहा था, है ना। तब तो ये काम चल गया कि भाई हमें ना तो अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, ना हमें रसिया का सपोर्ट चाहिए, हम अपनी राजनीति और आंतरिक राजनीति, बाहरिक राजनीति में अपने अकॉर्डिंग फैसले लेंगे और सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे, हम किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, है ना। परंतु वर्तमान में यह नीति हम पे बहुत भारी पड़ रही है। वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हमने 47 आज़ाद होने के समय बनाया था, वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब आज़ाद होने के समय तो नहीं, मतलब उसके कुछ सालों बाद में अब तक हम इंडिया पालन करता रहा है। लेकिन वही बात है ना दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो परिवर्तन नहीं करेगा मतलब वो बहुत पीछे रह जाएगा। जिस तरह से कहते हैं ना कि एक जगह ठहरा हुआ तो पानी भी सड़ जाता है। तो हमें ज़रूरी है कि हम समय के साथ चलते रहें। तो आज हमें ज़रूरत है कि हमें ये नॉन अलाइंग मूवमेंट है, ये छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले शीत युद्ध से बचने के लिए नाम मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाया गया था, जिसमें आज कितने देश हैं, इस पे 120 देश हैं। और नॉन अलाइंग मूवमेंट बना कब था, 1961 में बेलग्रेड में सम्मेलन हुआ था दोस्तों, और उस बेलग्रेड सम्मेलन में बनाया गया था। और जो नॉन अलाइंग मूवमेंट है मतलब गुटनिरपेक्षता का जो ग्रुप है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, है ना। तो अब जो हमारे कंट्री के विदेश मंत्री हैं मिस्टर जयशंकर, उनका एक बयान आया है कि भारत आज बहुत सारे ग्लोबल चैलेंज का सामना कर रहा है, जो बहुत सारी दिशाओं में हमें खींच रहा है। क्योंकि देखो, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ चाइना आ गया, तीसरी तरफ हमारी इकोनॉमी इतनी लो चल रही है कि हम लोग कुछ भी उसे ना तो हमारी इकोनॉमी संभाल पा रहे हैं। कोरोना में हम लोग वैसे ही 3rd नंबर पे आ गए हैं ऑलरेडी, है ना। और चाइना ऊपर से ऐसे सिचुएशन पे हमले हम पे कर रहा है कि फ़ायदा उठाने के लिए कि इस वक्त मैं भारत को काबू में कर सकता हूँ, है ना। बहुत सारे ग्लोबल चैलेंज एक साथ हमारे सामने आ गए, है ना। तो हम अलग अलग दिशाओं में खींचे जा रहे हैं, हम कोरोना को संभाले कि चाइना को संभाले कि इकोनॉमी को संभाले, है ना। तो मिस्टर जयशंकर ने कहा कि गुटनिरपेक्ष पुराना युग का हो गया है। अगर आज भी हम नाम में रहे मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट में रहे तो यह निश्चित रूप से भारत में रिस्क रहेगा। उन्होंने यूएसए को कहा कि यूएसए को भी अपने पुराने साथियों के साथ में और लोगों को साथ ले जाना होगा। मतलब जयशंकर इधर इशारा कर रहे हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बना था, आज हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है, क्योंकि दोस्तों चाइना इतना अग्रेसिव होता जा रहा है कि अगर हम यूएसए के साथ नहीं हुए, फ़िलहाल देखो उस समय ना नॉन अलाइंग मूवमेंट था, हमने ना रसिया का साथ दिया था ना यूएसए का, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से हम लोग
रसिया को ही सपोर्ट कर रहे थे। रसिया ने हमारे यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ मतलब लगाई है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब ऋण भी दिया था रसिया ने हमको, बहुत सारे सुधार हमारे यहाँ पे करवाने में हमारा योगदान दिया था। लेकिन वर्तमान में रसिया की पॉलिसी वो नहीं रही है जो पहले थी, है ना। इसके अलावा जो हमारा व्यापार भी है दोस्तों, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मतलब निर्यात है ना, वो एकमात्र मतलब कुछ ही देश है हमारे पास ऐसे जहाँ पे हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं ना। तो उनमें से है ना अमेरिका एक है। हमारे अमेरिका में हमारा निर्यात बहुत ज़्यादा होता है, आयात बहुत कम होता है। मतलब हमें व्यापार में अमेरिका के साथ बहुत फ़ायदा हो रहा है ना। तो आज हम लोग उतना व्यापार हमारा रसिया के साथ आज है ही नहीं, ना ही हमारे इतने अच्छे संबंध रसिया मतलब ठीक ठाक है, लेकिन इतने गहरी दोस्ती अब रसिया के साथ नहीं रही है, क्योंकि रसिया खुद चाइना को सपोर्ट करता हुआ हमें दिखता है। क्योंकि रसिया अमेरिका का विरोधी है और अमेरिका चाइना का विरोधी है, तो रसिया और चाइना आजकल करीब आ रहे हैं। तो हमारा भी रसिया के साथ संबंध बिगड़ा है। तो हम लोग तो जयशंकर प्रसाद यहाँ पे जयशंकर कह रहे हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं कि अगर आज भी हम नाम में रहे मतलब नॉन अलाइंग मूवमेंट में रहे तो हमारे लिए रिस्क होगा। रिस्क क्यों होगा कि भाई चाइना देखो, चाइना ने देखो पाकिस्तान को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लिया है। इसके अलावा अभी श्रीलंका वाला जो मुद्दा चल रहा है, श्रीलंका पे दोस्तों चाइना ने इतना ज़्यादा ऋण दे दिया है कि श्रीलंका को अपने उस ब्याज चुकाने के लिए भी चाइना से ही पैसे लेने पड़ रहे हैं। श्रीलंका पूरी तरह से उसमें फंस गया है। नेपाल के बयान, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं कोहली जी, उनके बयान हम आजकल पढ़ रहे हैं कि वो भी चाइना को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इवन हमारे 1-2 प्रोजेक्ट जो नेपाल में चल रहे थे उसको भी उन्होंने रद्द करने की घोषणा अभी कर दी है ना। इसके अलावा जो दोस्तों अफ़गानिस्तान में हम लोग एक पोर्ट बना रहे थे, बंदरगाह बना रहे थे, चाबहार बंदरगाह, क्योंकि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह हमारे पे नज़र रखने के लिए चाइना ने बनाया। तो उसी से 70 किलोमीटर दूर अफ़गानिस्तान में नहीं, ईरान में हमने चाबहार बंदरगाह बनाया था। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है तो हम लोगों ने अमेरिका ने हम पे भी प्रतिबंध लगा दिया कि आप ईरान के साथ व्यापार नहीं करोगे। तो हम लोगों ने थोड़ी सी ईरान से दूरी क्या बनाई, ईरान भी चाइना के साथ चला गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश है दोस्तों, एक एक करके सभी चाइना के साथ जाते जा रहे हैं। अगर इस वक्त हम लोग नॉन अलाइंग मूवमेंट की घंटी बजाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे पड़ोसी सारे हमारे विपरीत हो गए और कोई भी हमारी सहायता लेने देने वाला बचेगा नहीं। तो इसलिए जयशंकर कह रहे हैं कि इस वक्त हमें खुलेआम यूएसए के साथ आना होगा, क्योंकि यूएसए के माइक पोम्पियो जो विदेश मंत्री हैं वो बार बार बयान दे रहे हैं हमारे समर्थन में और बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना के विरोध में बोल रहे हैं कि चाइना इंडिया के प्रति ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है ना। तो आज ज़रूरत है कि हम भी इस मदद को खुलेआम स्वीकार करें जो यूएसए हमारी कर रहा है। और थोड़ा सा यूएसए के लिए भी जयशंकर ने बोला है कि यूएसए को भी अपने पुराने साथियों के साथ और लोगों को भी आगे लेके, जैसे कि दक्षिणी कोरिया वगैरह हो गए है ना, ये यूएसए के पुराने दोस्त हैं, इजराइल वगैरह हो गए। तो कह रहा है इन दोस्तों के साथ में हमें भी उन्हीं के बराबर दर्जा यूएसए द्वारा दिया जाए। जयशंकर ने कहा है कि यूएसए रसिया में शीत युद्ध जब था तब भारत में नाम ठीक था, परंतु आज जब भारत चीन के साथ लंबी सीमा रखता है उस समय हमें चीन अमेरिका शीत युद्ध में नाम का पालन नहीं कर सकते। देखो चाइना और रसिया यूएसए और रशिया में जब शीत युद्ध चल रहा था तब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। यूएसए हमसे उतना ही दूर है जितना हमसे रसिया दूर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, हम लोगों ने गुट निरपेक्ष बनाया, बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन वर्तमान में क्या है, वर्तमान में चाइना और जो अमेरिका है उसमें ट्रेड वार चल रहा है ना। हम सबको पता है कि इधर से चाइना, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था ट्रेड वॉर क्या होता है। तो क्या होता है कि उन दोनों में ट्रेड वॉर चल रहा है ना। और अब हमसे तो चाइना की सीमा लग ही रही है और ऐसे भी नहीं है छोटी मोटी सीमा लग रही है, मतलब दूसरे नंबर की सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश से और दूसरे नंबर पे हमारी सीमा लगती है चाइना से, है ना। तो एक बहुत लंबी सीमा हम चाइना के साथ में साझा कर रहे हैं। तो इस दौर में अगर हमने यूएसए का साथ नहीं लिया तो चाइना, अब बार बार हम देख ही रहे हैं कि चाइना हमसे कभी भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तो हम अकेले चाइना को नहीं जीत सकते, क्योंकि इधर से चाइना हमसे एक तरफ से तो पूर्व की तरफ से चाइना अक्साई चीन की तरफ से हम पे हमला कर रहा है, दूसरी तरफ से मान लो कि पाकिस्तान ने भी हम पे हमला कर दिया, तो हम उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे दोनों तरफ से, है ना। तो आज ज़रूरत हमें है कि हम लोग
मतलब यूएसए का साथ ले इन मुद्दों में, है ना। तो आज वो बात नहीं है कि चाइना यूएसए और रसिया थे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं था, हमने नॉन अलाइंग मूवमेंट बना लिया। लेकिन आज मुद्दा किसके बीच में चल रहा है? चीन और अमेरिका के बीच में। तो और चीन हमसे एक बहुत लंबी सीमा रखता है, तो हमें ज़रूरत है कि हम उस सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका की सहायता लें। ठीक है। यूएसए के माइक पोम्पियो ने कई बार भारत चीन मुद्दों पर खुलेआम भारत का सपोर्ट किया है। जो माइक पोम्पियो वहाँ के विदेश मंत्री हैं दोस्तों, उन्होंने खुलेआम कई बार बोला है कि हम भारत के सपोर्ट में हैं, भारत को जब भी हमारी ज़रूरत होगी हम पूरी तरह से उसके साथ आने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही अन्य देशों के साथ भी संबंध हमें सही रखना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ यूएसए के साथ मतलब अमेरिका के साथ ही अच्छे संबंध रख रहे हैं, अन्य देशों के साथ भी हमें संबंध मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसे जयशंकर प्रसाद रसिया, इंडिया, चीन का त्रिपक्षीय गुट में अभी भाग लिया था। जैसे कि हमारी एक मतलब वार्ता हुई थी रसिया, इंडिया और चाइना की, तो उसमें हमने भाग लिया था, हमारे जयशंकर प्रसाद वहाँ गए थे। इसके अलावा जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी मॉस्को की विजिट की थी, मतलब यूएसए के रसिया की राजधानी है मॉस्को, वहाँ की विजिट की थी। तो इन सब चीज़ों में मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यूएसए की ही तरफ देख रहे हैं। इवन हमें चाइना के साथ भी अपने संबंध सुधारने होंगे, रसिया के साथ भी सुधारने होंगे, नेपाल के साथ भी सुधारने होंगे। इसके अलावा मिडिल पावर ईयू यहाँ पे है दोस्तों, यूरोपियन यूनियन, है ना। मिडिल पावर यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ भी हमें अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए। तो इनके साथ भी हमें मिलकर चलना होगा, तभी हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। एक दोस्तों मैं बार बार आपको बोलती हूँ हांगकांग इशू, हांगकांग इशू, तो आप समझ रहे होंगे हांगकांग इशू है क्या। तो हांगकांग दोस्तों चाइना के नीचे एक छोटा सा कंट्री, एक बिंदु मान लो, इतना सा कंट्री क्या, इतने सा, हाँ कंट्री ही है, लेकिन वो चाइना के अधीन है ना। तो वो जगह है हांगकांग, है ना। तो हांगकांग के बाद में इशू क्या है हांगकांग पे? देखो हांगकांग शुरू से चाइना का पार्ट नहीं था, है ना। हांगकांग एक अलग देश था, चाइना एक अलग देश था। 1997 तक यह है यूके के अंडर में था। यूके से यहाँ मतलब है ब्रिटेन, है ना, इंग्लैंड या ब्रिटेन जो भी आप बोलो। 1997 तक हांगकांग एक अलग देश था, लेकिन इस पे अधिकार किसका था? यूके का, है ना, ब्रिटेन का। लेकिन ब्रिटेन बहुत दूर है इससे, तो कुछ ऐसा हुआ कि ब्रिटेन के एम्पायर ने इसे चीन को दे दिया, है ना। 1997 के बाद में ब्रिटेन के जो एम्पायर थे उन्होंने चीन को दे दिया हांगकांग। पर उन्होंने कहा कि हम आपको हांगकांग दे तो रहे हैं, लेकिन हांगकांग को, जैसे चीन में अभी साम्यवाद चलता है दोस्तों, है ना, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी वाली नीति हांगकांग में नहीं लगाओगे, क्योंकि हांगकांग में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो ब्रिटेन ने बोला कि 1 कंट्री 2 सिस्टम होंगे, कि भाई हांगकांग आपके अधिकार में तो आ जाएगा, लेकिन 2 सिस्टम चलेंगे, मतलब आप अपने यहाँ पे जिस तरह से चलाओ उस तरह से चलाओ, लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी ही होगी। चीन में डेमोक्रेसी नहीं थी, परंतु हांगकांग में डेमोक्रेसी होगी। ये मतलब लिखित में उस समय लिया गया था कि जब ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को सौंपा था। लेकिन चीन इसे कम्प्लीटली अपने अंडर में करना चाह रहा है। लेकिन चीन क्या है कि चीन इससे चाहता है कि मैं, जैसे मेरा और चाइना के और स्टेट्स हैं वैसे ही हांगकांग को बना लूँ, है ना। चीन की हमेशा यही कोशिश रही है। अभी चीन ने अब एक मतलब हांगकांग के मुद्दे पर इतना छाया क्यों था हांगकांग कि एक बात हुई थी कि अभी थोड़े मतलब पिछले साल की बात है, चीन ने कहा कि अगर हांगकांग में चीन के खिलाफ कोई भी बोलता है तो इसे चीन में लाकर सज़ा दी जाए, जिसका हांगकांग की जनता ने बहुत विरोध किया। अब भाई हांगकांग में देखो डेमोक्रेसी है, अगर हांगकांग का कोई नागरिक अपराध करता है तो वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ की अदालतें हैं, वहाँ की सरकार है, वो उसे सज़ा देगी, है ना। लेकिन चाइना क्या कहता है कि अगर हांगकांग का कोई भी नागरिक चाइना के खिलाफ कोई भी बयान देता है, प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, तो उसे सज़ा कहाँ दी जाएगी? चाइना में लाके सज़ा दी जाएगी, जिसका दोस्तों बहुत बड़ा विरोध हुआ था। हांगकांग में बहुत आंदोलन हुए थे कि भाई हांगकांग यूँ कह रहा था कि चाइना हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अपने में हमें मिलाना चाहता है ना। तो इस मुद्दे पर क्या हुआ था, कई सारी पार्टी हांगकांग की चीन से फ्री हो जाए, मतलब हांगकांग में कई सारी फ़िलहाल पार्टियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि हांगकांग चीन से फ्री हो जाए, है ना। अब चाइना चाहता था कि भारत हांगकांग के बारे में कुछ ना बोले। देखो दोस्तों, जैसे हमारा और कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, हमारा और पाकिस्तान का कश्मीर पे मुद्दा जो चल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, अगर अमेरिका भी इसमें बयान देता है तो हम यूँ कहते हैं कि ये हम दोनों का मुद्दा है, हम दोनों के आपसी वार्ता से इसे सुलझा लिया जाएगा, कोई भी तीसरा देश इसमें ना बोले।
बोले, हम यही तो कहते हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, बार बार बोलता है कश्मीर मुद्दे पर, है ना, बार बार वो आके बोलता है कि कश्मीर तो मतलब कश्मीर में भारत आतंकवाद फैला रहा है, या फिर कश्मीर तो पाकिस्तान का हिस्सा है, भारत ने उसे छीन रखा है, फलान, है ना, सब कुछ बोलता रहता है। लेकिन हम भी चाहें तो हम भी विश्व स्तर पर चाइना की बुराई कर सकते हैं ना, हांगकांग के मैटर को लेकर, जबकि अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। लेकिन हमने कभी भी कि भाई हम ये चाहते हैं कि वो हमारा पड़ोसी देश है, और हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिससे मतलब चाइना उकसे और हमारे से लड़ाई हो, क्योंकि भारत हमेशा शांति और अहिंसा का समर्थन करता है। तो चाइना हमेशा चाहता था कि हांगकांग के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले, लेकिन आज वो समय आ गया है जब हम हांगकांग के मुद्दे पर भी बोलें, और चाइना की जो बुरी छवि है, साम्राज्यवादी छवि है, उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश करें, जैसा कि अमेरिका कर रहा है, जापान कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन भारत नहीं बोल रहा है। तो आज वो समय आ गया है कि भारत भी चाइना की गलत छवि को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये था हमारा मुद्दा, चाइना और भारत का रिलेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अभी हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे जब आप मतलब 10-15 लेक्चर ऐसे बनेंगे, आपको हमारी विदेश नीति अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।